आज से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। इसमें क्या होता है, जो भी नए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जिनका इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है उनके समीक्षा के लिए EIA का गठन किया गया था। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो कि भारत में पर्यावरण से संबंधित नीतियों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है, ने भारत की 5 चुनौतियों को चिन्हित किया है। इनमें कौन कौन है? तो इसमें जलवायु परिवर्तन है, जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और नगरीकरण प्रबंधन। पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रबंधन की एक प्रमुख अवधारणा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन देखना है। पहला कर रहा है कि यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर योजनाबद्ध क्रियाकलापों के प्रभाव के आकलन से संबंधित है। सही है। दूसरा कह रहा है इसका महत्वपूर्ण घटक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करना, जो कि जांच परिणामों पर एक रिपोर्ट है, को तैयार करना है। ये भी सही है। फिर कह रहा है अध्ययन किए गए पर्यावरण को पर्यावरणीय सूची कहा जाता है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन की गणना की जाने वाली प्रमुख तकनीक लियोपोल्ड मैट्रिक्स कही जाती है। ये भी सही है। आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमें देखना है कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। सही है। दूसरा कह रहा है कि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं के मद्देनज़र पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रणाली की तैयारी की जाती है। यह प्रणाली लोक सुनवाई के अंतर्गत आती है और इस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निर्णय लेता है। ये भी सही है। अगला कह रहा है कि जैव प्रत्यास्था जैव विविधता पर सम्मेलन से संबंधित एक प्रमुख अवधारणा है, जो कि किसी देश को अन्य देशों से जैव विविधता नमूने संग्रह करना या उसकी नकल करने से रोकता है। ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लाल केंचुए को ह्यूमस समुद्र कार्बनिक कचरे के रूप में परिवर्तन करने की तकनीकी वर्मी कल्चर कहलाती है। ये भी सही हो जाएगा। तो जैव प्रत्यास्था जो है, जिसे हम बायो प्रॉस्पेक्टिंग कहते हैं, के तहत शोधकर्ता विभिन्न पौधों और सूक्ष्म जीवों के नमूनों सैंपल्स का इकट्ठा करती है, जो उपयोगी रासायनिक और जेनेटिक सामग्री है, इसका विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन ISO 41000 के 6 कदमों में से एक नहीं है? तो पर्यावरण प्रभाव प्रबंधन प्रणाली है, पर्यावरणीय लेखांकन है, पर्यावरणीय निष्पादन मूल्यांकन है। जीवन का चयन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का उद्देश्य क्या है? पहला कह रहा है कि पक्षियों के प्रवासन माइग्रेशन जैसे प्राकृतिक परिघटना के कारण पर्यावरणीय निम्नीकरण का अध्ययन करना। गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि विकासात्मक परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करना और परियोजना की उपयुक्तता का निर्णय करना। यह सही है। जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसकी जांच करने के लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का गठन किया गया था और यही निर्णय लेता है कि कोई जो विकासात्मक परियोजना है उसको आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। जिनमें नदी जल परियोजना, बड़े बड़े डैम हो जाते हैं, विद्युत प्लांट हो जाते हैं और भी ऐसे परियोजनाएं हैं जो पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, उनकी समीक्षा की जाती है।
अगला कह रहा है भूकंपों के कारण होने वाले पर्यावरणीय निम्नीकरण का अध्ययन है। ये भी गलत हो जाएगा, आंसर बी होगा। तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या काम करता है? ये किसी प्रस्तावित परियोजना अथवा क्रियाकलाप के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। किसी परियोजना के लिए संभावित विविध विकल्प की तुलना करता है और ऐसे विकल्प चुनता है जो परियोजना के पर्यावरणीय एवं आर्थिक मूल्यों के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में किन क्षेत्रों के लिए EIA अनिवार्य नहीं है? पहला कह रहा है परमाणु विद्युत संयंत्र, यहाँ अनिवार्य है। दूसरा कह रहा है मध्यम स्तर के सेवा उद्योग, अनिवार्य नहीं है। समस्त सड़क निर्माण परियोजनाएं, जितने भी सड़क निर्माण परियोजनाएं हैं यहाँ भी ज़रूरी नहीं है। बिरंजक में ज़रूरी है और लुगदी में भी ज़रूरी है। आंसर 1, 4 और 5 हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड में जो घर धंस रहे हैं, घरों में दरारें पड़ रही हैं, तो उसका एक कारण एनवायरनमेंट असेसमेंट जो है EIA का पूर्ण रूप से पालन न किया जाना बताया जा रहा है। क्योंकि जो हाईवे प्रोजेक्ट काम कर रहा था, बनाया जा रहा था BRO के द्वारा, उसको पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा आनंद फंड में मंजूरी दे दी गई थी और इसके अगेंस्ट जो विभिन्न प्रकार के NGO थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाई कोर्ट ने भी अप्रूवल दे दिया था। अब उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोग निराश्रित हो गए हैं। तो परमाणु विद्युत संयंत्र हो गया, बिरंजक और लुगदी हो गया, कागज़ और अखबारी कागज़ के लिए EIA स्वीकृत अनिवार्य है। EIA का अप्रूवल अनिवार्य कर दिया गया। जबकि मध्यम स्तर के सर्विस इंडस्ट्री, सड़क निर्माण परियोजना, इसको अलग रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहस्त्राब्दी पारिस्थितिक आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें बायोडाइवर्सिटी हानि, जैव विविधता की जो लॉस हो रहा है, उसके प्राथमिक संचालकों के तौर पर किसको पहचाना गया? यहाँ प्राथमिक संचालक की, ऑपरेटर्स की बात की जा रही है। इसमें विदेशी प्रजातियाँ आ जाएंगी, जलवायु परिवर्तन आ जाएगा, मानव हस्तक्षेप नहीं आएगा, नगरीकरण नहीं आएगा, अतिदोहन आ जाएगा। आंसर 1, 2 और 4 होगा। तो जैव विविधता ह्रास के प्राथमिक कारणों में आवास में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, विदेशी प्रजातियां, अतिदोहन और प्रदूषण आदि कारक। अगला क्वेश्चन कर रहा इको मार्क योजना। पहला कहना है कि यह पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद प्रमाणीकरण और उपभोक्ता जागरूकता योजना है। सही है। दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा उत्पादों को प्रमाणित किया जाता है और इको मार्क प्रदान किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये BSI के द्वारा दिया जाता है। आंसर ए होगा। तो इको मार्क जो है पर्यावरण अनुकूल उत्पादों, ऐसे प्रोडक्ट जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, इनका वर्गीकरण करता है या इन्हें लेबलिंग करने की एक स्कीम है। ऐसे किसी भी उत्पाद को इसमें शामिल किया जाएगा जिसका निर्माण, उपयोग या फिर निपटान पर्यावरण को बहुत कम हानि पहुंचा रही है, इसलिए इन्हें पर्यावरण अनुकूल उत्पाद कहते हैं। इसके अगर उद्देश्य की बात की जाए, क्या क्या उद्देश्य है, तो पहला इसका जो उद्देश्य है कि उत्पादों को प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए निर्माताओं और आयातकों को प्रोत्साहित करना है। दूसरा,
कंपनियों द्वारा वास्तविक उत्पादों का प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव कम करने के लिए जो कंपनियां कम पर्यावरण प्रभाव वाले प्रोडक्टों का उत्पादन कर रही है उनको पुरस्कृत किया जाता है इसमें। दूसरा क्या किया जाता है, जो उपभोक्ताएं होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनको इसकी उस प्रोडक्ट की जानकारी प्रदान की जाती है जो वह अपने पर्यावरणीय रूप में जिम्मेदार बनने में सहायता करता है। इसके अलावा इकोमार्क क्या करता है, नागरिकों को उन उत्पादों को खरीदने के लिए प्रमोट करता है जिनसे पर्यावरण पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होता है। साथ ही संसाधनों का सतत प्रबंधन भी होता है। दूसरी बात क्या, इकोमार्क जो है भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा प्रदान किया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब BSI के कार्य क्या होते हैं। BSI का सबसे पहला कार्य होता है जो प्रोडक्ट है उसका आकलन करना और उस प्रोडक्ट को सर्टिफाई करना होता है। दूसरा, यह इकोमार्क के उपयोग के लिए लाइसेंस जारी कर सकता है और लाइसेंस को निलंबित भी कर सकता है या निलंबित करने की समीक्षा कर सकता है। साथ ही परीक्षणों का आयोजित करता है और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी सामग्री जो सैंपल्स होते हैं उन सैंपलों को अपने कब्जे में ले लेता है और पता लगाता है कि किसी वस्तु या उत्पाद जिसके संबंध में इकोमार्क प्रयोग किया जा रहा है अनुबंध के शर्तों के अनुसार है या नहीं। यदि किसी वस्तु या प्रक्रिया में लाइसेंस सहित या लाइसेंस रहित इकोमार्क का अनुचित रूप से उपयोग किया जा रहा है तो उसे निरस्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों को शामिल करता है परंतु सांस्कृतिक प्रभावों को बाहर कर देता है, यह गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नोटिफाई किया गया था, ये सही हो जाएगा, आंसर बी होगा। EIA को जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया। इसका उपयोग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण पर होने वाले तीव्र इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और उन रुझानों को उलटने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है जो दीर्घ अवधि लॉन्ग टाइम में जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की ज़रूरत होती है, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। पहला इंडस्ट्री है, खासकर वायु प्रदूषण, एयर प्रदूषण और नॉइस पोल्यूशन और जो है जल प्रदूषण का कारक बनता है। दूसरा, तापीय विद्युत संयंत्र है, इसको भी ज़रूरत पड़ती है। नदी घाटी परियोजनाएं हैं, डैम वगैरह जो विद्युत उत्पादन होता है उनको भी ज़रूरत पड़ती है। और संरचना और तटीय विनियमन क्षेत्र, यहाँ भी EIA की ज़रूरत पड़ती है। और नाभिकीय विद्युत संयंत्र, यहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के संदर्भ में सही कथन देखना। पहला कह रहा है कि EIA का उद्देश्य विकास परियोजनाओं के पर्यावरण पर संभावित प्रभावों, प्रो एंड कॉन्स, लाभप्रद और हानिप्रद की पहचान और उनका मूल्यांकन करना है, सही है। दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत EIA अनिवार्य है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि सभी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पूर्व व्यापक EIA जरूरी होता है, ये गलत हो जाएगा। कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए EIA जरूरी नहीं होता, तो आंसर 1 और 2 हो जाएगा। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन की शुरुआत जो है 1976-77 में की गई थी, जब योजना आयोग ने साइंस और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से
पर्यावरण दृष्टिकोण से एक नदी घाटी परियोजना चल रही थी, उसकी जांच के लिए कहा गया था। फिर 1994 को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को इन्फोर्स किया और पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया। साथ ही इसमें कहा गया है कि सभी औद्योगिक परियोजनाओं के कुछ पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन वे सब इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। अतः उनके संदर्भ में यह जरूरी नहीं होता कि विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया जाए। किसी विशेष परियोजना के संभावित निहितार्थों के प्रारंभिक मूल्यांकन और उसके स्थान का चयन होने के बाद इसकी आवश्यकता का निर्णय लिया जाना चाहिए। जिन प्रोजेक्ट के लिए ईआई की ज़रूरत पड़ती है उनको देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। ऐसे प्रोजेक्ट जो भूमि उपयोग के पैटर्न को बदलकर कार्यकारी और सेवारत जनसंख्या की सघनता का कारण बनता है, यहाँ जरूरी होगा। दूसरा, खनिज और वन उत्पादों की सुनिश्चित आपूर्ति जैसे अपस्ट्रीम विकास गतिविधि या औद्योगिक प्रक्रिया विकास जैसे डाउनस्ट्रीम गतिविधि में भी जरूरी होगा। जिनमें खतरनाक पदार्थों का निर्माण हो रहा है, संचालन उपयोग हो रहा है, वहाँ ईआईए की ज़रूरत होगी। जो पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के निकट स्थित शहरी क्षेत्रों, पहाड़ी पर्यटन स्थलों, वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के स्थान के निकट प्रोजेक्ट को लाना है, वहाँ भी ईआईए की ज़रूरत पड़ेगी। और विभिन्न प्रकार के उद्योग वाला ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जो सामूहिक रूप से पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है, वहाँ भी ईआईए की जरूरत। अगला चैप्टर बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में ये सबसे छोटे और प्रचुर मात्रा में होते हैं। सबसे छोटे होते हैं और प्रचुर मात्रा में होते हैं, सही है। दूसरा कह रहा है ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के उष्ण जल में रहते हैं, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत का कोरोमंडल तट ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक बसेरा यानी निडल क्षेत्र है, ये गलत हो जाएगा। कोरोमंडल तट नहीं है, उड़ीसा का गहिरमाथा तट है जो ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक बसेरा है। आंसर बी होगा। तो जो ऑलिव रिडले कछुए होते हैं ये विश्व में पाए जाने वाले सभी कछुओं में से सबसे छोटे होते हैं और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के उष्ण जल यानी गर्म जल में रहते हैं। दूसरा, उड़ीसा के तट जिसमें गहिरमाथा तट, रसिकुलिया और देवी नदी के मुहाने शामिल हैं, यहाँ ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक बसेरा है। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जिसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं, जिसका विस्तार कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच है, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, इसलिए यहाँ ऑलिव रिडले कछुए नहीं पाए जाते। साथ ही इन कछुओं का जो सामूहिक निडन है, मास नेस्टिंग है, इसको आरीबादा कहा जाता है, आरीबादा। अब उड़ीसा सरकार जो है ऑलिव रिडले कछुओं की प्रजनन सुरक्षात्मक रूप से हो सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं और पुलिसिंग की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो पहला वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग है, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है आवास का विखंडन, हैबिटास, ये भी सही हो जाएगा। और विदेशी जाति का संक्रमण, जब विदेशी जाति का संक्रमण होता है ये भी सही हो जाएगा।
लेकिन शाकाहार को प्रोत्साहन देने से कम नहीं होती, जैव विविधता बढ़ती है। आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो जैव विविधता के संकट के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इनमें वैश्विक तापन है, आवास का विखंडन है, विदेशी जातियों का आक्रमण या संक्रमण है और जलवायु परिवर्तन है। जब शाकाहार को हम प्रोत्साहन देते हैं तो इससे जैव विविधता मजबूत होती है, जैव विविधता बढ़ती है। शाकाहार प्रोत्साहन से पौधों और फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने से उद्देश्य प्रजातियों का संकरण हाइब्रिडाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ वर्ष पहले गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो इसका आंसर बी है। गोपशु मालिकों द्वारा जो बीमार पशु हैं उनके उपचार के लिए जो ड्रग्स दी जाती थी और उनकी जब मृत्यु हो जाती थी, वो ड्रग्स उन पशुओं के शरीर में ही रहता था। अब डेथ होने के बाद गिद्ध इसको खाते थे, इससे गिद्ध बीमार होकर ख़त्म हो जाते थे, इसलिए इनकी जनसंख्या कम होने लगी। तो गिद्ध को प्राकृतिक सफाई कर्मी पक्षी की प्रजाति कहा जाता है। ये क्या करता है? मृत पशुओं के मांस का भक्षण करता है। भारत में 1990 के दशक में इनकी संख्या में तीव्र रूप से गिरावट दर्ज की गई थी और इनकी जो कमी का प्रमुख कारण था वो बीमार पशुओं के उपचार के लिए जो दवा प्रयोग की जाती थी, जिसको डाइक्लोफेनाक कहते हैं। ये पशुओं के दर्द निवारक में सहायक होती है। गिद्ध जब पशुओं के मांस का सेवन करते थे तो यह डाइक्लोफेनाक दवा जो है उनके शरीर में प्रवेश कर जाता था और गिद्धों की जो किडनी है डैमेज हो जाती थी, जिससे उनकी संख्या कम होती चली। फिर भारत सरकार ने 2006 में इस मेडिसिन को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी निम्नलिखित माध्यमों से मानव शरीर का आधार बनी हुई है। कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जो मानव अस्तित्व को बनाए हुए हैं जैव विविधता में? तो जैव विविधता मृदा का निर्माण करता है, मृदा अपरदन की रोकथाम करता है, अपशिष्टों का पुनः चक्रण करता है और सस्य परागण करता है। तो सभी हो जाएगा, आंसर और डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। सही है। दूसरा कह रहा है कि पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों एल्टीट्यूड की तुलना में निम्न एल्टीट्यूड में बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। ये भी सही है, आंसर सी हो जाएगा। पहला कथन समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसको हम निम्न अक्षांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न अक्षांश इसी को बोलते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर नॉर्थ या साउथ में जाते जाते हैं तो जो एंगल है बढ़ता जाता है, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसे उच्च अक्षांश बोला जाता है। अब क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा में सूर्य की किरणें लगातार सबसे अधिक पड़ती हैं और साथ ही यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। इस वजह से यहाँ जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर जाते जाते हैं, यहाँ सवाना, टाइगा, टुंडा प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और जैव विविधता में भी कमी होती जाती है। इस वजह से कथन एक सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ऊंचाई की बात कर रहा है। तो अगर हम अपने हिमालय की बात करें तो इसको भी ग्लोब के माध्यम से समझा जा सकता है। जो शीर्ष चोटी है, पीक है, इसकी ऊंचाई अधिक है निचले स्तर की अपेक्षा। यहाँ क्या होता है, यहाँ ऊपर से लाई गई नदियों के द्वारा जो गाद होता है इकट्ठा हो जाता है, मानसून के द्वारा यहाँ उर्वरता अधिक होती है, तो यहाँ नीचे जो है बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है।
जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो हमें यही जो सिचुएशन, जो एटमॉस्फेयर हमें उच्च अक्षांशों पे मिलता है, वही एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हमें ऊंचाई पे मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी टाइगा टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी और जीव जंतु पाए जाएंगे। इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। जैव विविधता वनस्पति और जीव प्रजातियों की अत्यधिक संख्या एवं भिन्नता को दर्शाती है। विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशों अर्थात ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में कमी होती है। उच्च अक्षांशों में निम्न अक्षांशों की अपेक्षा सूर्यातप और वर्षा की प्राप्ति कम हो पाती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ कम होता है। दूसरा, पर्वतीय प्रवणताओं में जब हम अधिक ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो तापमान और वर्षा दोनों की कमी होती जाती है। यही कारण है कि पर्वतों की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पतियों के प्रकारों और संख्या में भी कमी होती है। पर्वतों में नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रवर्षा वन से लेकर शीतोष्ण वन, टैगा टुंड्रा वन भी पाए जाते हैं और ऊपर की ओर जाने पर वनों में क्रमशः बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो आक्रामक प्रजातियों से संबंधित नहीं है। पहला कह रहा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि की संभावना होती है, सही है। दूसरा कह रहा है बड़े स्तर पर आवास विखंडन की संभावना होती है, ये भी सही है। अगला कह रहा है अल्प प्रारूपी सुनम्रता की उपस्थिति अर्थात पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूलन क्षमता होती है, ये गलत हो जाएगा। और मनुष्य के साथ निकटता होती है, ये भी सही हो जाएगा। आंसर सी होगा। तो आक्रामक प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है जो किसी स्थान विशेष की देशज प्रजाति नहीं होती, नेटिव स्पीशीज नहीं होती। ये क्या करते हैं, ये दूसरे क्षेत्र से विस्थापित होकर आते हैं या विभिन्न माध्यमों से प्रवेश करते हैं, तो अपने प्रभाव और अत्यधिक प्रजनन क्षमता के कारण वहाँ के जो नेटिव स्पीशीज है, मूल प्रजातियाँ हैं, उनको प्रभावित करती हैं, जिससे स्थानीय प्रजातियों में संकट उत्पन्न हो जाता है और उस क्षेत्र की जैव विविधता को भी प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें गलत कथन को देखना, कौन से कथन गलत है। पहला कह रहा है आनुवांशिक विविधता का आशय होता है जातियों में जीनों की भिन्नता। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है जीनों में भिन्नता होना, सही है। दूसरा कह रहा है किसी जाति में अपेक्षाकृत कम विविधता से एकरूपता उत्पन्न होती है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि जातियों की संख्या अधिक होने पे जाति विविधता में कमी आती है, ये गलत है। कमी नहीं, जाति विविधता में वृद्धि होती है। और कह रहा है किसी क्षेत्र में आवासों में विषमता अधिक होने या समुदायों के आवासों का भौतिक क्षेत्र की विविधता को बीटा विविधता कहते हैं, बीटा विविधता नहीं कहते हैं। तो आंसर 3 और। तो जातियों की संख्या अधिक होने पर जाति विविधता अधिक होती है, इस वजह से कथन हमारा 3 गलत हो जाएगा। दूसरा, आवासों या समुदायों में एक प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापन होने की दर बीटा विविधता कहलाती है, जबकि किसी क्षेत्र में आवासों में विषमांगता अधिक होने या समुदाय के आवासों या भौगोलिक क्षेत्र की विविधता को गामा विविधता कहा जाता है। तो विविधता को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अल्फा, बीटा और गामा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता का आकलन 2 प्रमुख घटकों द्वारा किया जाता है। पहला है प्रजातियों की समृद्धि और दूसरा है प्रजातियों की समता, ये सही है। दूसरा, अगला समृद्धि का मतलब जनसंख्या होता है और समता का मतलब होता है सापेक्षता, अनुपात। दूसरा, प्रजातियों की उच्च क्षमता यह संकेत करती है कि वहाँ कुछ प्रजातियों का प्रभुत्व है, ये गलत हो जाएगा। तो जैव विविधता का आकलन 2 प्रमुख घटकों से किया जाता है। पहला होता है प्रजाति की समृद्धि, जिसे हम जनसंख्या कहते हैं। ये किसी समुदाय में उपलब्ध प्रजातियों की संख्या का आकलन करता है।
और यह 3 प्रकार का होता है। एक अल्फ़ा होता है, दूसरा बीटा विविधता होता है और तीसरा गामा विविधता होता है। दूसरा प्रजातियों की समता अनुपात प्रदर्शित करता है। यह किसी स्थल पर प्रजातियों के अनुपात का आकलन करता है। जैसे कम समता कुछ प्रजातियों द्वारा किसी स्थल पर वर्चस्व स्थापित कर लेना दर्शाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा हमें सही कथन देखना। कह रहा कि अलग थलग द्वीपों, ऐसे द्वीप जो दूर हैं, वहाँ उच्च विविधता पाई जाती है। गलत हो जाएगा, वहाँ विविधता कम पाई जाती है। दूसरा, प्रवाल भित्तियों और उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता कम होती है। ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ कम नहीं होती, उच्च होती है। अगला कह रहा है कि दक्षिण एशिया की तुलना में यूरोप में जैव विविधता कम है। ये सही हो जाएगा क्योंकि वहाँ की जलवायु ही ऐसी है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिकतम होती है मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच, तथा जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो बायोडाइवर्सिटी में कमी आती जाती है। अतः दक्षिण एशिया की तुलना में यूरोप की ओर जब हम जाते हैं तो जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण कहाँ होता है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, द्वितीय उपभोक्ता जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है उसमें अधिक होता है। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ है उत्तरोत्तर जो पोषण स्तर है इसमें विषाक्तता का संकेंद्रण होना, विषाक्तता बढ़ता जाना। इसलिए होता है कि किसी जीवधारी द्वारा जो संचित विषाक्त होती है इसका उपापचय नहीं हो पाता और ये बाहर नहीं निकल पाता। तो जब ये दूसरे उपभोक्ता के द्वारा खाया जाता है उसके शरीर में इसका संकेंद्रण हो जाता है, इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। और साथ ही यह अगले पोषण स्तर तक पहुंच जाता है, इसलिए सर्वाधिक विषाक्तता द्वितीय उपभोक्ताओं में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशु एवं बगुला हम खेतों में देखते हैं, पशु और बगुला के बीच सहजीवी संबंध होता है। पशु चलते हैं तो उनके खुर के नीचे जो कीड़ा मकोड़े होते हैं बगुला उनको खाता है, इनके पीछे एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को क्या बोला जाता है? उसे सहभोजिता बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लाभ। तो बगुले को इस पे लाभ होता है और पशु को ना तो लाभ होता है और ना ही। तो सहभोजी वह सहजीवी संबंध है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है लेकिन दूसरे को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता, इसलिए इसे प्लस और जीरो से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी पक्षी है। ये गलत है, ये भारत की जो है देशज पक्षी है, नेटिव स्पीसीज है। दूसरा कह रहा है ये उन्हीं प्राकृतिक निवास स्थानों में पाए जाते हैं जहां ब्लैक बक पाए जाते हैं। ये सही है। दूसरा, इनका आवास पहाड़ी क्षेत्र में होता है। ये भी गलत हो जाएगा, ये मैदानी क्षेत्र में होता है। आंसर बी होगा। तो कभी भारतीय उपमहाद्वीप जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के शुष्क मैदानी भाग में आमतौर पर पाया जाने वाला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जब इनका शिकार होने लगा और इनका आवास विखंडित होने लगा, समाप्त होने लगा, तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ गए। ये पक्षी प्रायः उसी आवास क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां ब्लैक बक पाए जाते हैं। और ब्लैक बक कहाँ पाए जाते हैं? ये शुष्क घास के मैदान का व्यापक क्षेत्र और झाड़ियाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरीसृप, जो सरीसृप हैं वो अकशेरुकीय जीव होते हैं। ये गलत हो जाएगा, ये अकशेरुकीय नहीं कशेरुकीय जीव होते हैं। दूसरा कह रहा अकशेरुकीय जीवों में मेरुरज्जु होता है। ये भी गलत हो जाएगा, अकशेरुकीय जीवों में मेरुरज्जु नहीं होता, कशेरुकीय जीवों में मेरुरज्जु होता है। तो जो सरीसृप होगा इसमें मेरुरज्जु होगा। नेक्स्ट कह रहा है अकशेरुकियों की संख्या कशेरुकियों से कहीं अधिक होती है। ये सही हो जाएगा, आंसर बी होगा। तो कशेरुकी जीवों के अंतर्गत उभयचर आ जाता है, सरीसृप आ जाता है, स्तनधारी और पक्षी आ जाते हैं। अन्य जीव
अकशेरुकीय होते हैं। केवल कशेरुकियों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, या इसी को हम मेरुरज्जु भी कहते हैं। जितने भी जीव पाए जाते हैं उनका 98% जो है अकशेरुकीय जीव हैं, और मात्र 2% ही कशेरुकीय जीव की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द टर्म है जो बायो प्रॉस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। इसमें जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक शोषण की एक अनैतिक पद्धति है, गलत हो जाएगा। एक प्रक्रिया जिसमें कृषि विज्ञान पद्धतियों द्वारा खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता को सुधार किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जैविक संसाधनों से प्राप्त वाणिज्यिक रूप से उपयोगी उत्पादों के लिए एक व्यवस्थित खोज है, ये सही हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा गाइनान्ड्रोमॉर्फ क्या है। ये ऐसे जानवर अथवा कीट होते हैं जो नर और मादा दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हमें सही कथन देखना है। कह रहा कि हमारे जैव मंडल में केवल प्रजातीय स्तर पर बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। एक जाति आनुवंशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता दर्शा सकती है। आनुवंशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता दर्शा सकती है, सही हो जाएगा, आंसर बी होगा। तो हमारे जैव मंडल में न केवल प्रजाति स्पीशीज स्तर पर बल्कि जैवीय संगठन के सभी स्तर पर कोशिकाओं के बृहत अणु से लेकर जीवोम या बायोम तक बहुत अधिक विविधता डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है कि एक ही प्रजाति आनुवंशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता प्रदर्शित कर सकती है। जैसे हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधीय पादप राउबोल्फिया वोमिटोरिया की एक आनुवंशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेसरपिन की क्षमता तथा सांद्रता से संबंधित हो सकती है। बात करें भारत में, तो भारत में 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न धान की प्रजाति और 1,000 से अधिक आम की प्रजाति पाई जाती है। एक ही स्पीशीज की इतनी विविधता होती है जेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सही कथन देखना है इसमें। कह रहा है जंतुओं में कीट, अगर जंतुओं में देखा जाए तो कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग समूह है, सही है। दूसरा कह रहा है कि विश्व में कवक जातियों की कुल संख्या मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों और स्तनधारियों यानी कशेरुकीय जीवों से अधिक है, ये भी सही है, आंसर सी हो जाएगा। तो अभी तक जितनी प्रजातियां आकलित की गई हैं उसमें देखा जाए तो 70% से अधिक, मोर देन 70% क्या है, जंतु हैं, जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, आवृतबीजी और अनावृतबीजी जैसे वर्गों को मिलाकर 22% से अधिक नहीं है। दूसरा, जंतुओं में जो 70% है इसमें से कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग समूह है और यह संपूर्ण प्रजातियों का 70% है। इसका मतलब ये है कि अगर 10 जंतु हैं तो 10 में से 7 कीट होंगे। विश्व में कवक जातियों की कुल संख्या जो कशेरुकीय प्राणी है उनसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि कौन आक्रामक प्रजातियां हैं। नील या पर्च मछली, ये नील नदी में पाई जाती है, सही है। दूसरा, जलकुंभी, ये भी सही है। तीसरा, गाजर घास, ये भी सही है। चिचलिड मछली, ये गलत हो जाएगा, आंसर 1, 2 और 3 सी होगा। तो नील नदी में पाई जाने मछली को नाइल या नील पर्च कहा जाता है। यह पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील, नील नदी से लेकर विक्टोरिया झील में जब डाला गया तो देखा गया कि झील में रहने वाली जो है एक चिचलिड मछली की तकरीबन 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई। तो यह आक्रामक प्रजाति की मछली है। दूसरा, गाजर घास जिसे पार्थेनियम कहा जाता है, लॉन्टाना और जलकुंभी खरपतवार की आक्रामक प्रजातियां
हैं। मत्स्य पालन के उद्योग से अफ्रीका की जो कैट फिश मछली है, इसको जब हम भारतीय नदियों में लेकर डाला गया तो इन्होंने क्या किया जो हमारी नदियों की स्थानीय कैटफिश मछली हैं उनके लिए खतरा उत्पन्न कर दिया, इसलिए ये भी आक्रामक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जैव विविधता क्षति के प्रभाव हैं। जैव विविधता का जब क्षति होता है, ह्रास होता है, तो उसके क्या प्रभाव निकल के आते हैं। पहला कि पादप उत्पादकता में कमी आ जाती है, सही है। दूसरा कह रहा है पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति प्रतिरोध में कमी आती है, रेजिस्टेंस में कमी आती है, ये भी सही है। और कुछ इकोसिस्टम प्रक्रियाओं जैसे कि पादप उत्पादकता की परिवर्तनशीलता में भी वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। आंसर डी होगा। तो जब जैव विविधता की हानि होती है तो पादप उत्पादकता में कमी आ जाती है, पर्यावरणीय समस्याओं जैसे सूखा आदि के प्रति प्रतिरोध में कमी आ जाती है, और कुछ पारितन प्रक्रियाओं में जैसे कि पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क और रोग चक्र की परिवर्तनशीलता में भी वृद्धि थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बायोप्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पौधे बायोप्लास्टिक के उत्पादन हेतु प्रयोग किए जाने वाले मुख्य स्रोतों में से एक है, यानी बायोप्लास्टिक जो होता है वो पौधों से उत्पन्न किया जाता है, सही है। बायोप्लास्टिक जो है मक्का व गन्ने से निष्कासित शर्करा से बनाया जाता है, ये भी सही है। और बायोप्लास्टिक जो है जैव निम्नीकृत उत्पाद है, परंतु इनके निम्नीकरण में लंबा समय लगता है, ये भी सही है। आंसर डी होगा। तो बायोप्लास्टिक का मतलब है कि पेट्रोलियम के स्थान पे पौधा या फिर अन्य जो जैविक सामग्री है उससे बने प्लास्टिक। इसे अक्सर जैव आधारित प्लास्टिक भी कहा जाता है। ये किससे बनता है, ये या तो मक्का या फिर गन्ना जैसे पौधों के निष्कासित जो शर्करा होता है उनसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जननिक या आनुवांशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी के संदर्भ में हमें देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि जीनों की संरचना की असमानता प्रजनन करने वालों की संख्या पर निर्भर करती है, सही है। दूसरा कह रहा है कि जीनों के मध्य असमानता की कमी की स्थिति प्रजाति विशेष के लुप्त होने का खतरा बढ़ा देती है, ये भी सही है। आंसर सी होगा। तो किसी भी प्रजाति की जनसंख्या के स्वरूप और प्रजनन के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी अनिवार्य होती है। प्रजाति का प्रत्येक सदस्य जो है जीनों की संरचना की दृष्टि से दूसरे सदस्य से भिन्न होता है। यदि प्रजाति विशेष की जनसंख्या में कमी आ जाए तो जीनों की संरचना में भी कमी हो जाएगी। अब जब सीमित जीनों कमी होने से प्रजनन भी कम होगा और प्रजाति विशेष का विनाश हो जाएगा, इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी अधिक होनी चाहिए। प्रवालों के विभिन्न वर्णों, आकृतियों तथा आकारों के विविधता को क्या कहा जाता है, इसे आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। अगला कह रहा है कि निम्न में से किसका मुख्य लक्ष्य आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से है। पहला है जैव विविधता पर अभिसमय यानी CBD जिसे नगोया प्रोटोकॉल कहा जाता है, सही हो। तो 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, इसमें क्या हुआ था, जैव विविधता अभिसमय जिसे CBD कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और UNFCCC अस्तित्व में आए। CBD के 3 मुख्य लक्ष्य थे। पहला था जैव विविधता का संरक्षण करना, दूसरा जैव संसाधनों का सस्टेनेबल रूप से यूज करना, और तीसरा आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिप्स गिद्धों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। अब वे गंभीर रूप से
संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। दूसरा कह रहा है द जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ऑपरेट एक कैप्टिव प्रजनन केंद्र है जिसका लक्ष्य वनों में गिद्धों को पुनः प्रविष्ट करना है। आंसर ये सही होगा। तो 1992 से लेकर 2000 के बीच भारत के जिप्स गिद्धों की 3 प्रजातियों में से लंबी चोंच वाली गिद्ध जिसे लॉन्ग विल्ड जिप्स कहते हैं और पतली चोंच वाली गिद्ध जिसे स्लेंडर विल्ड कहते हैं की आबादी में 97% की कमी दर्ज की गई। वहीं सफ़ेद पूंछ वाले गिद्ध या वाइट रम्ड को संख्या में 99.9% मतलब कि 100% की गिरावट दर्ज की गई और यह एक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की एक रिपोर्ट में पब्लिश की गई थी। फिर IUCN ने क्या किया, इन तीनों प्रजातियों को अपनी उच्चतम जोखिम श्रेणी में रख दिया यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित कर। भारत में जो है गिद्धों की 9 प्रजाति पाई जाती है और जो डाइक्लोफेनाक मेडिसिन है इससे जिप्स गिद्धों की 5 प्रजातियों में से 3 प्रजाति प्रभावित हुई है। यूरेशियन ग्रिफन जिस गिद्ध हिमालयी ग्रिफन जिप्स भी प्रभावित हुए हैं लेकिन इनकी संख्या में उतनी भारी गिरावट नहीं आई जितना कि भारतीय गिद्धों की 3 प्रजातियों में आई है। दूसरा पिंजौर हरियाणा में स्थित जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और हरियाणा वन विभाग का एक संयुक्त प्रयास है और भारत इस तरह के 8 ऐसे प्रजनन केंद्रों में से प्रथम है। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी संरक्षण प्रजनन केंद्रों के चारों ओर लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा। तो आज हमारा यहाँ चैप्टर एंड होता है।